हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट। फ्रेंड्स, आज हम मिल रहे हैं रमेश पुरी गोस्वामी से, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जिन्होंने शिक्षक भर्ती 2021 परीक्षा में चयन होकर के आज नियुक्ति ले ली है। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, तो इनसे बातचीत करते हैं और इनके संघर्ष के बारे में जानते हैं। तो रमेश पुरी जी, आपने जो शिक्षक भर्ती में जो आपका चयन हुआ है, जो आपने आज ज्वाइन किए हैं, तो आपने क्या क्या संघर्ष किए हैं, इसमें आपका क्या क्या योगदान रहा है, तो आपने किस टाइप से मेहनत करके जो आपने संघर्ष किया है, और आपको कैसा लग रहा है कि आज आपने जो ज्वाइन किया है विद्यालय में शिक्षक के तौर पर, तो आपको कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपन मतलब ज़िंदगी में एक सेफ रास्ते पे आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सेफ रास्ते पे आ चुके हैं। आपका संघर्ष काफ़ी दिनों का संघर्ष रहा है, इसमें आपके घर परिवार, मित्रों का, शिक्षकों का, सबका योगदान रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपने माता पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिनका आपके ऊपर योगदान रहा, आपको तैयार किया पढ़ने के लिए, आपको हर सुविधाएं मुहैया कराई है, तो उनके बारे में क्या आप क्या कहना चाहते हैं अपने माता पिता के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सर, सर्वप्रथम तो मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा समझता हूँ कि इतनी बड़ी भर्ती में मुझे एक पद मिल गया। बाकी ये है कि मम्मी पापा का तो बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि काफ़ी असफलताओं के बाद अगर सफलता मिलती है तो ये सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि आखिर मम्मी पापा तो काफ़ी समय से संघर्ष रहते थे कि कम से कम एक भी बेटा अगर गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो आज उनका एक सपना पूरा हुआ है कि कम से कम एक बेटे ने आज गवर्नमेंट सर्विस में नियुक्ति पत्र हासिल कर लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके मम्मी पापा का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा है और उन्होंने आपके लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं। आपके लिए उन्होंने हर सुविधा मुहैया कराई है और उनका रहा है कि आपके योगदान रहा है। आपको किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, तो उनका एक पॉजिटिविटी सोच उनकी रही है। तो मैं मानता हूँ कि उनका बहुत ही अच्छा योगदान आपके साथ रहा है। तो इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा आपके गुरुजनों के बारे में कि आपके जो गुरुजी हैं, उन्होंने आपको किस तरह से मोटिवेट किया है, आपको किस तरह से इस शिक्षक भर्ती के लिए क्वालिफाई करने के लिए उनका क्या क्या योगदान रहा है, तो उनके बारे में आप कुछ दो शब्द। बिल्कुल सर, ये बात सही है कि गुरुजन तो देखो शुरू से अपन एकेडमिक करियर में थे, तब से लगाकर मतलब गुरुजनों ने तो पढ़ाई करवाई है और अभी अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन क्योंकि पहले मैं जॉब करता था और मेरा मतलब यूँ गवर्नमेंट सर्विस में आने का कोई प्लान नहीं था, ठीक है। और अचानक से मतलब 2017 में जैसे मैंने एक बार केवल एलडीसी की तैयारी की थी, जब मैं नारायण सेवा संस्थान में सर्विस में था। तो उस समय मैं सर्विस करते हुए मेरे वहाँ से क्या हुआ कि उस ऑफिस से काफ़ी लोग मतलब गवर्नमेंट सर्विस में चयन हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा यार कहीं ना कहीं अपने को भी इस फील्ड में तैयारी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने 2017 में एलडीसी का जो एग्ज़ाम दिया था, जो अपने आरपीएससी ने करवाया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर था। उसके बाद मैंने राजस्थान हाई कोर्ट का दिया, उसमें भी 151 नंबर मेरे मार्क्स थे और ठीक है, वहाँ पे वो उस समय मैं मतलब 4-5 नंबर से रह गया था, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा था, फिर एक दोस्त ने मेरा मतलब बीएसटीसी प्री का फॉर्म भर दिया था, तो उसका एग्ज़ाम दिया था, बीएसटीसी प्री में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद 2017 में मैंने एकदम अचानक से उस जॉब को छोड़ दिया बिल्कुल, और ये सोच लिया कि अब मैं मतलब गवर्नमेंट सर्विस ही करूँगा, जब भी करूँगा तब। तो तब से लगाकर अभी तक खूब जम के तैयारी की और मेरे दोस्तों का काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि दोस्तों ने हर कदम पे कहीं ना कहीं अपन जिस समय कमज़ोर पड़ते हैं, तभी दोस्त अगर आगे अगर खुद पढ़ाई में इतना खतरनाक योगदान दे तो उससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है कि अपन मतलब अपना जो रास्ता चल रहा है उसी रास्ते पे चलते जाए यूँ। अच्छा, तो आप नारायण सेवा संस्थान में भी आपने जो सर्विस की है और वहाँ से भी आपको एक मोटिवेशन मिला है, और वहाँ से भी आपको एक गाइड मिली है कि आपको एक रास्ता मिला कि आप इस सर्विस में जाएं और कुछ करियर अपना बनाएं। तो और इसके साथ ही आपके दोस्तों का भी योगदान आपकी इस सर्विस में रहा है कि आपके दोस्तों के साथ आपने रह करके पढ़ाई की है और उनका भी अच्छा योगदान रहा है, तो आज आपने ज्वाइन किया है। तो और आप अपने संघर्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपकी ऐसी विकट परिस्थिति होते हुए भी आपने अपनी अध्ययन जारी रखा, अपनी तैयारी जारी रखी, और आपकी जो परिस्थितियाँ शायद बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थी, जिन परिस्थितियों में आपने तैयारी की, तो उस तैयारी के बावजूद या इतनी मेहनत के बावजूद आपका इस परीक्षा में आपका चयन हुआ है और आपने आज ज्वाइन किया है। तो और आप कुछ क्या बताना चाहेंगे आपके इस संघर्ष के बारे में कि आपने और किस टाइप से संघर्ष किया है, क्या क्या संघर्ष किए, आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। बिल्कुल सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या है कि फाइनेंशियली दिक्कत थी, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आदमी कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है हर जगह पे।
तो फाइनेंशियली काफ़ी मतलब दोस्तों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और घर परिवार का भी, भाइयों का, बहनों का, सभी का अच्छा सपोर्ट रहा। और दोस्तों ने भी मतलब हर समय मतलब जो भी चीज़ जिसकी भी ज़रूरत थी वो मुझे मुहैया करवाई थी और काफ़ी सहयोग रहा है। अच्छा अच्छा, तो सभी का जैसे कि सहयोग रहता है, जैसे कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आपका चयन होता है तो उसके लिए आपके माता पिता, आपके गुरुजनों, आपके मित्रों का, आपके भाई बहनों का, यानी और आपके एक माहौल का बहुत ही फ़र्क रहता है कि उसका योगदान काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपका सब चीज़ विकट परिस्थितियों में भी आपकी सही मिली, उन वजह से आपका चयन हुआ है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो साथी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए, कि वो कैसे संघर्ष करना चाहिए, अपनी जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और क्या क्या उनको कुछ टिप्स आप बताएंगे कि आपने जो तैयारी की उसके अकॉर्डिंग, कि किसी का भी चयन हो अगर परीक्षा में तो वो किस टाइप से हो, क्या क्या वो ध्यान रखें, क्या क्या टिप्स वो आजमाएं, तो उनके बारे में आप कुछ बताएं। बिल्कुल ये बात सही है कि काफ़ी विकट परिस्थितियाँ रहती है, क्योंकि एक बेरोज़गार जो व्यक्ति होता है उसकी हेल्प करने में हर आदमी मतलब हिचकिचाता है यूँ कि यार बेरोज़गार है, ये वैसे वापस कब देगा, क्या करेगा यूँ। तो कहीं ना कहीं पर मैं यही जानता हूँ कि जब भी आप किसी भी कर्म में लगो, किसी भी काम में, तो आप अपने मतलब पूर्ण श्रद्धा से लगो, सब कुछ भूल जाओ, जो होना जो हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर भी मतलब पैसे का अरेंजमेंट है तो परमात्मा खुद तुम्हारे साथ है, वो अपने आप ही अरेंजमेंट कर देता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन सोचे कि यार यहाँ बैठ जाता, पैसे नहीं होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब अपन खुद अगर चलना सीखेंगे, चलेंगे, तो इधर रास्ता बनता ही कर पाएंगे। बाकी क्या है, बाकी अगर घर में बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमें चलते रहना चाहिए, और विकट परिस्थितियाँ तो हमारे साथ ही रहती है, लेकिन एक दिन तो ऐसा आता है कि जब अपनी परिस्थिति अपने आप सही हो जाती है। तो मैं उन सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं पूर्णतः अपनी शिद्दत से तैयारी करें, और ऐसा नहीं रखें मन में कि यार कि क्या होगा, कुछ नहीं है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं। आप हमेशा जिस किसी भी तैयारी को या जिस किसी भी लक्ष्य को ले रहे हो उसको बार बार याद करो कि यार मैं ये बन जाऊंगा, बस मैं ये बन जाऊंगा, बार बार ऐसे ही सोचते रहो और उसी अनुसार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस को आप देखते जाइए कि आपने मतलब कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किया है और कहाँ पे आपके टॉपिक का मतलब वीक पॉइंट है, उस चीज़ को देखो। जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में आपने जैसे कि संधि ले ली, तो संधि आपको पूरे जैसे आपने पढ़ ली है उसके बाद आपके मन में एक बार विचार करो, उस चीज़ को पूरा मनन करो। आपको याद होना चाहिए संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने पार्ट है, किस पार्ट को किस हिसाब से समझा जा सकता है, ठीक है। उसके एक दो उदाहरण भी याद होने चाहिए। तो कहीं कि पूरा सीक्वेंस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब आप सिलेबस को सामने देखो, तो उस सिलेबस को जैसे ही आप देखोगे, आप सीधा सिलेबस को देख के कह दोगे ये टॉपिक ये है, और इस टॉपिक को मैं मतलब किताब में बिना देखे अपने आप बता सकता हूँ इस टॉपिक में ये होता है, ठीक है। तो इतनी मजबूत तैयारी होगी तभी तो आज के कंपटीशन में सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी क्योंकि अपन संख्या की बात करें तो कहाँ पे 16 लाख फॉर्म भराते हैं, 10 लाख फॉर्म भराते हैं, क्योंकि आजकल की ऐसी भर्तियाँ जिसमें लाख के अलावा तो फॉर्म भरे ही नहीं जाते हैं। ऐसे अपन नहीं सोचते हैं कि 5-15 हज़ार या 10,000 फॉर्म भरे जाएँ, तो लाखों में जब होता है तो आप ये ना सोचें कि यार इतने लाख फॉर्म में अब क्या होगा। कम से कम ये सोचें अपने लक्ष्य के लिए कि मुझे केवल एक सीट निकालनी है और उस सीट के लिए मुझे ये सिलेबस पढ़ना है, और उस सिलेबस के अनुसार सारी किताबें सेट होनी चाहिए। सिलेबस का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन पढ़ ना सके उसको, ठीक है। जहाँ से भी टॉपिक मिले, कि जैसे अपने को लगता है कि अपन गाइड पहले लिया है, अगर उसमें टॉपिक वो नहीं है तो भी ये कोशिश करनी उस टॉपिक को अपन कहाँ से पढ़ सकते हैं। और बार बार मतलब जैसे ही सिलेबस कवर होता है तो उसको बार बार रिवाइज करते रहें, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब तुम्हें सारी चीज़ें कवर होगी और जब तुम टेस्ट सीरीज सोल्व करने जाओगे तो अपने आप ही लगेगा यार कि मेरा स्कोर अच्छा ही हो रहा है। और बार बार टेस्ट सीरीज सोल्व करते रहें, OMR भरते रहें, OMR की एक फ़ोटोकॉपी ले लें, उससे क्या है कि बार बार उसको भरते रहें, एक टाइम सेट करें और टाइम के अनुसार उसे पढ़ें। तो इससे बेटर तैयारी और कहीं नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ कि मैंने मतलब कहीं कोचिंग पे तैयारी नहीं की है। ऐसे नहीं है कि यार मैं कोचिंग पे बैठे पढ़ता रहा, या कहीं केवल एक रूम लिया था हमने यहाँ पे मावली में, और उसी रूम में बैठ के तैयारी की, और अपने आप ही मतलब बाहर जितना भी ऑल राजस्थान कॉम्पिटिशन था उस कॉम्पिटिशन को फाइट किया हमने। और हमारे जितने भी साथी अभी सिलेक्ट हुए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो साथी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप बस मैदान में डटे रहो, क्योंकि आप अगर मैदान में पैर जमाए खड़े रहोगे ना, तो भी एक दिन ऐसा आएगा, तभी एक दिन ऐसा आएगा जब आप जीत पाओगे। अगर आपने मैदान छोड़ दिया तो ये कभी नहीं हो सकता कि जीत अपने आप ही अपने घर पे आ जाएगी। तो आप हमेशा डटे रहें, आप मैदान में रहें, कहीं ना कहीं एक दिन तो ऐसा आएगा कि ज़रूर तुम उस युद्ध को जीतोगे। जी बिल्कुल, हार जीत तो जैसे कि अपने एक लाइफ का एक पार्ट है, खेल का भी एक पार्ट है कि हार भी आती है, जीत भी आती है। और वो हार के बारे में क्या जाने जो मतलब कभी खेला ही नहीं हो, तो वो तो उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती है। हार जीत तो अपने एक पार्ट है, एक सिक्के के दो पहलू हैं।
या कभी हार मिलती है तो कभी जीत मिलती है, लेकिन हमें अपना लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए कि आपने बताया कि आप लक्ष्य के अकॉर्डिंग और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी चाहिए। जो सिलेबस के टॉपिक हैं उन टॉपिक को हमें टच करते हुए उन्हें कवर करना है और हमें अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं लेकिन वो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो, हम दूसरी विपरीत दिशा वाला अगर कोई कोर्स पढ़ लेते हैं तो वो अपने लिए ज़्यादा सक्सेस में काम नहीं आता है। तो इसलिए हमें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन टॉपिकों को क्लियर करना है और बार बार रिवाइज करना है, और ये थोड़ा मन लगा करके कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी होती है। और सभी शिक्षक साथी जो अभी जिन्होंने आज ज्वाइन किया है और उनको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपको भी आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और हम ये आशा करते हैं कि आप आगे भी अपना अध्ययन जारी रखें। विद्यालय में बच्चों को जब पढ़ाएं तब भी आप अपना अध्ययन जारी रखें, क्योंकि अपने पास अगर मैटर होगा, अपने पास कुछ सामग्री होगी तो हम बच्चों को भी दे पाएंगे और आने वाले लोगों को भी हम दे पाएंगे। अपनी इस पढ़ाई को हम आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। तो हम अच्छा देने का प्रयास करें, बच्चों को भी आप अच्छा देने का प्रयास करें। तो आपका विद्यालय में क्या रहेगा कि आप बच्चों को किस टाइप से क्या कुछ देना चाहेंगे, कि बच्चों को किस टाइप से आप पढ़ाना चाहेंगे, कि बच्चों के साथ आप क्या मेहनत करना चाहेंगे। कुछ नवाचार आपको करने हैं तो आप क्या क्या नवाचार कर सकते हैं। इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार होते हैं, तो आप बच्चों के साथ में कैसा कुछ करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप। बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इतनी मुश्किल से जो नौकरी मिली है इसमें यही है कि जब मैं स्कूल टाइम से पहुंचूं और स्कूल टाइम में जब तक वहां पर रहूं तब तक ये रहे कि मतलब 1 मिनट पे पूरा यूँ वेस्ट नहीं करूँ, पूरा समय लगा रहूँ, है ना। और जो भी बच्चे हैं वहाँ के पूरे गांव के बच्चे हैं उनको भी मैं यही मतलब ऐसी स्थिति लाने का पूरा प्रयास करूँगा कि लोग प्राइवेट करते हैं तो उन्हें प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचर अगर इतनी मुसीबतों से अगर सिलेक्ट होकर आता है तो कहीं ना कहीं उससे मैं तो हमेशा यही समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल से अच्छी कहीं पर भी पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है, प्राइवेट वाले कुछ दबाव बनाते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा अगर जब तक खुला नहीं रहेगा, जब तक उसका मेंटली प्रेशर अगर कम नहीं होगा तब तक वो मतलब लर्न क्या करेगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ये है कि ठीक है कुछ चीज़ें वो प्राइवेट वाले उनको रटवा देते हैं, अंग्रेजी में 2-4 वर्ड सिखा देते हैं, उसका ये लेना देना नहीं है कि यार कि हर आदमी मतलब उस लेवल पे हो जाए। लेकिन अगर आदमी का माइंड बिल्कुल फ्री होगा तो वो चाहे जिस कंपटीशन को फाइट कर सकता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों में क्रिएटिविटी लाऊँ और उनके अनुसार पढ़ाई हो। ये नहीं हो कि हमारे अनुसार हम चाहे वैसे पढ़ाई हो जाए, वो नहीं। मैं जितना भी होगा उतना पूरा करने का प्रयास करूँगा, और मतलब लगभग 1 साल तक ये ऐसा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में अपने आप ही पूरे गांव वाले ये कह दें कि हाँ यार बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे यहाँ पे। जी बिल्कुल, आप क्रिएटिविटी और बाल केंद्रित शिक्षण के ऊपर आप अपना फोकस रखने वाले हैं, और खेल खेल में और कुछ नवाचार के अकॉर्डिंग, जो कि आजकल की परिस्थितियाँ नवाचार को मांगती है कि नवाचार चाहती है, तो नवाचार और क्रिएटिविटी और उसके साथ साथ आप बाल केंद्रित शिक्षण के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करने वाले हैं। बच्चों के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़े और उसके अकॉर्डिंग बच्चों के साथ आप अध्ययन करेंगे, आप मेहनत करेंगे। तो आपको एक बार पुनः अग्रिम शुभकामनाएं। तो साथियों, मित्रों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आपको इनसे ये टिप्स सीखनी है कि हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है, और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के साथ साथ आपको एक अच्छा माहौल बना करके सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।